जिस गौतम के सामने दुनिया घुटने टेकती थी, पुलिस कमिश्नर की भी जिसके सामने हो जाती थी हवा टाइट, वो क्यों अपने ही ससुराल में गरीब घर जमाई की तरह रह रहा था। बीवी का बॉयफ्रेंड उसे बात बात पे बेइज्जत करता था। साफ कर। बीवी की नजर में तो घर का कुत्ता भी उससे बेहतर था। जब तक इस घर जमाई की छुपी हुई थी सच्चाई, किसी ने की खिंचाई तो कभी उसे चोट पहुंचाई। फिर एक दिन डोंगरी से दुबई तक उसने फोन जो खड़काया, टाइम हो गया है दहाड़ने का। तब सबके भेजे में अच्छे से समझ ये आया कि ये तो बाप है बाप, इसके आगे तो इंडिया क्या दुनिया में ना किसी की औकात। मैं हूँ अवनी। एक रात मैं नशे में धुत क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि 2 लड़के मुझे छेड़ने आए। तभी वहाँ मेरा पति गौतम आया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि उन गुंडों को वो मारेगा और सबक सिखाएगा। नाइस वॉच। क्या? अरे लेकिन वो तो फट्टू निकला। मुझे कभी एक गरीब, निठल्ला और निकम्मा पति नहीं चाहिए था जिसके सामने कोई मेरी बेइज्जती कर जाए और वो मेरा मजाक बनाकर छोड़ दे। पता नहीं क्यों मेरे दादाजी ने इस गौतम को मेरे गले बांध दिया। एक ऐसा पति जो ससुराल में बर्तन धोता है, झाड़ू पोछा लगाता है। इस गौतम की वजह से हमारे पूरे अग्रवाल खानदान का मजाक बन के रह गया है। मेरा सपना था कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत अमीर हो, जो मुझे महंगे रिंग्स देकर बार बार मुझे स्पेशल फील करवाए, जो हमारी बिजनेस को आसमान की ऊंचाई तक ले जाए, ना कि गौतम जैसा गरीब पति जो मुझ जैसी करोड़पति बाप की बेटी को 10 रुपए का नकली फूल भी ना गिफ्ट कर पाए। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे ऐसे सड़क छाप से शादी करनी पड़ी। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे दादाजी के पास था। पता नहीं उन्होंने इस निकम्मे गौतम में ऐसा क्या देख लिया जो जबरदस्ती मेरी शादी इस फटेहाल से करवा दी। शादी के बाद मैं रोज गौतम पर चिल्लाती थी। मैंने उससे सैकड़ों बार कहा है कि कम से कम 5,000 की नौकरी कर ले, लेकिन उससे अपनी बीवी और ससुराल वालों का ड्राइवर और नौकर बनने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। फिर एक दिन तो मानो जैसे लॉटरी ही लग गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कबीर गोइंका ने 50 करोड़ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही मैंने पेपर्स पर साइन किए, कबीर ने मुझे वाइन का ग्लास ऑफर किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर वो माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर की बदतमीजी का मैं क्या जवाब दूं कि तभी कबीर के चेहरे पर एक जोरदार गुस्सा पड़ा। मैं हैरान रह गई क्योंकि कबीर को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा पति गौतम था। यू आर फिनिश्ड मैन। 2 कौड़ी के आदमी घर पे बीवी के टुकड़ों पे पलता है और यहाँ मुझे मारने की हिम्मत दिखा रहा है। तेरे साथ अवनी का पूरा परिवार झेल जाएगा। देख तो ये मार तुझे इतनी महंगी पड़ेगी कि तेरी 7 पुश्तें मुझे किस्तें भरती रहेंगे। अभी भी वक्त है। गौतम ने एक हीरो की तरह वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर कबीर के मुंह पे फेंक दिए। वैसे तो मैं यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्रोटेक्ट कर सके, पर फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था? शायद मुझे अपना फ्यूचर दिखने लगा था, वो फ्यूचर जिसमें मैं गौतम की ही तरह लोगों के घर बर्तन मांजूंगी। मैं डर गई। कबीर प्लीज, मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज इसे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? ये आदमी अब जिंदा नहीं बचेगा और साथ साथ तुम्हें मेरे हवाले करके जाएगा। तुझे मेरे आदमी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते ही कबीर ने किसी को फोन मिला दिया। मैं गौतम को कबीर के ऑफिस से भागने के लिए बोलती रही, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ कबीर के बुलाए हुए गुंडे आ गए, जिन्हें देखकर मुझे गौतम की जिंदगी खत्म होती हुई दिखने लगी। उनमें से एक गुंडे ने गौतम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने पलटवार किया और एक सुपर हीरो की तरह उस गुंडे को पीटा। ये सब देख कबीर के होश उड़ गए। फिर उसके बाद गौतम ने बाकी गुंडों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने को कहा। गौतम के उंगली में पहनी अंगूठी देखकर उन गुंडों की हालत खराब हो गई। उन्होंने डर कर गौतम के सामने अपने घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगे। लेकिन क्यों? ये ना कबीर को समझ में आ रहा था और ना मुझे। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगा। आखिर क्यों? क्या हुआ था ऐसा? क्यों शहर के गुंडे भी मेरे बिना वैल्यू के पति के पैरों में गिर गए थे? क्या होगा आगे? क्या मुझे ये पता लगेगा कि गौतम आज तक मुझसे क्या छुपाता आ रहा है? और तो और जिस राठौड़ खानदान से मिलने के लिए मेरा परिवार सालों से कोशिश कर रहा था, उनको गौतम कैसे जानता था? जब हम घर पहुंचे तो मैंने गौतम से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। ये सब क्या था आज? तुमने मुझे कबीर से बचाया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो लोग तुम्हें देख के ऐसे सहम क्यों गए? वो शायद मेरी पहचान को लेकर उन्हें
गलतफहमी हुई होगी। पर वैसे भी दुनिया में हमारी शक्ल के कम से कम 7 लोग तो होते हैं। क्या पता मेरा कोई हमशक्ल उनका दोस्त हो। अवनी, छोड़ो ना यार, क्या बेकार की बात है। गुड नाइट। अगली सुबह घर की डोरबेल बजी। दरवाजे पर कोई और नहीं, कबीर ही था। हाय। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दिस इज फॉर यू। थैंक यू, प्लीज कम। मैं कबीर की हरकत से गुस्सा थी, पर गौतम ने जो कबीर के साथ किया उससे डरी हुई भी थी। इसलिए जब कबीर ने मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे माफ कर दिया और उसने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया। वो आज फिर मेरे घर आ रहा था। आज तो कुछ भी कर ले, लेकिन आज तेरी बीवी अवनी को कबीर के साथ जाने से तू रोक नहीं सकता है। अब ये काम बंद कर और जाके उसकी साड़ी को इस्त्री कर। कबीर आता ही होगा। कम ऑन। गौतम, कहाँ रह गए थे? तुमने याद किया? याद करने लायक है क्या तुम में ऐसा? मेरे हेयर रोलर्स कहाँ रख दिए तुमने? अभी जाके ले आओ। और सुनो, आज कबीर आ रहा है, उसके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी इज्जत का कबाड़ा हो जाए, समझे? मैं जैसे ही किचन से निकलने लगी, गौतम के फोन पर एक कॉल आया जिसे गौतम ने इग्नोर किया। लेकिन क्यों, ये मुझे समझ नहीं आया। खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। अवनी, हम पति पत्नी हैं। यही तो रोना है। मैं कबीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो अभी भी सुधरा नहीं है। जब भी तुम्हारे करीब आता है ऐसा लगता है तुम्हें छोकर ही मानेगा, और जब तुम्हें देखता है तो उसके शक्ल पर गंदगी दिखती है मुझे। गौतम, कबीर मुझसे क्या चाहता है उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो जैसा भी है तुमसे तो बेहतर है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कबीर मेरी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे नए प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद कर रहा है, और तुम मेरे दिए हुए टुकड़े पे जी रहे हो। अवनी, वो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिलवाने वाला। वो सिर्फ तुम्हें घुमा रहा है अवनी, बस, और कुछ नहीं। गौतम प्लीज, तुम अपनी ये मनूस बातें और अपनी मनूस शक्ल ना दूर ले जाओ। और अगर मैं कबीर के साथ नहीं गई तो दादी साहब मुझे नौकरी से निकाल देगी। फिर इस घर का खर्चा, मॉम डैड का खर्चा और तुम्हारा ये बोझ कैसे उठाऊंगी? जस्ट गेट आउट यार, जस्ट लीव। मुझे 1 मिनट के लिए एहसास तो हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरे ताने सुनकर गौतम की आंखें थपथपा गई थी। कबीर बेटे, नमस्ते। अवनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ। मम्मा के मुंह से कबीर का नाम सुनते ही गौतम टेंशन में आ गया था। अरे ये लो, आ गया मनूस मुंह लटकाकर। अरे अब खड़ा क्या है? कबीर आया है, जाके चाय लेकर आओ। जाओ। उसे ये एहसास हो गया था कि अब कबीर प्यार का दिखावा करके उसकी बीवी यानी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। अरे आओ ना बेटे, बैठो। मैं जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ी, गौतम के फोन पर फिर से किसी अनजान नंबर से कॉल आया। लेकिन पहले की तरह वो इस बार भी कॉल कट किए जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम को अचानक से इतने कॉल्स कैसे आने लगे और वो कॉल्स क्यों कट कर रहा था। मैंने कबीर के लिए साड़ी पहनी। मुझे साड़ी में देखकर गौतम देखता ही रह गया। मैं साड़ी वगैरह कम ही पहनती थी, शायद इसलिए मुझे देखकर सबके होश उड़ गए थे। अरे ये साड़ी वाड़ी पहन के पार्टी में जाओगी क्या? आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा पति नाकारा है, निकम्मा है, तुम्हें कुछ कपड़े खरीद कर नहीं देता।
नेचुरली मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। शायद गौतम कबीर के बारे में ठीक ही कहता है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस लेके आया हूं। इसे पहनो। चलो मैं तुम्हें पार्टी के लिए अच्छे से तैयार करता हूं। कबीर डिजाइनर ड्रेस चेंज करवाने के बहाने मुझे ही मेरे रूम ले जाने लगा, लेकिन गौतम को यह मंजूर नहीं था। यू इडियट, सॉरी। ये क्या किया तूने? हर शुभ काम में कुछ न कुछ अपशुकन करने की कसम खाई है क्या तुमने? अब जाओ कपड़ा लेकर आओ और सांप के जूते साफ करो। आओ बेटे, मैं चेंज करवा देती हूँ। गौतम ने गालियां तो खाई, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, पर वो कबीर को हमारे रूम के बाहर रोकने में कामयाब हो गया था। मैं जानता हूं तूने जानबूझ के अपनी बीवी के साथ मुझे जाने से रोक दिया, लेकिन जब मैं उसके साथ अकेले में आऊंगा तब क्या करेगा? हाँ? अच्छे से साफ कर। मैं कबीर की दी हुई ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लवली। जो गौतम ने नोटिस कर लिया था। क्या हुआ तुम्हें? अपनी को ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कबीर से साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? उसे खुश रखना इतना जरूरी है क्या? कबीर जो दादी सा की बर्थडे पे गिफ्ट देने वाला है ना, वो इतना महंगा है कि तू तो उसके नाखून के बराबर भी गिफ्ट नहीं दे पाएगा। तो फिर तो तेरी बीवी कबीर के साथ ही जाएगी ना, और क्या? और तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, लेकिन दादी सा के बर्थडे पे अगर तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी, मेरी दादी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। रौनक तो लगनी ही थी। शहर के बड़े बड़े रईस यहाँ आए थे। बर्थडे पार्टी में मैंने कबीर के साथ एंट्री ली। मेरी नजर गौतम को ढूंढ रही थी। मुझे देखना था कि वो मेरी दादी को क्या गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देखकर मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या है गिफ्ट के नाम पे? कैसी गंदी सी पैकिंग है ये। अच्छा सुनो, जब बाकी गेस्ट वहाँ जाके दादी सा को अपना गिफ्ट दे, तो तुम छुपके से जाके वहां पे अपना बॉक्स रख देना, समझे? पता नहीं दादाजी ने किस जंग का बदला लिया है मुझसे, तो तुम जैसे गरीब के साथ मुझ जैसे करोड़पति की शादी करा दी। ना तो पैसे हैं और ना तमीज। जाओ। थोड़ी देर बाद पार्टी में किसी के कदम पड़े। मैं खुश नहीं थी, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, मेरी कजिन शनाया थी, जो मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने दादी को गिफ्ट में एक चमकदार नेक पीस दिया, जिसे देखकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने चमकदार हीरे तो मैंने अपनी 75 साल की उम्र में कभी नहीं देखे। इस घर की बाकी लड़कियों से तो कितनी स्मार्ट और समझदार है शनया। गौतम को मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, शना, वैसे ये डायमंड नेकलेस काफी महंगा होगा, नहीं? शनाया को लगा कि गौतम उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गौतम को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने उस नेक पीस का प्राइस जोर से सबके सामने अनाउंस किया। हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? इसका मतलब शनाया को ये डायमंड बेचने वाला उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख के डायमंड को 1.5 करोड़? वाह। कुछ भी। जो लोग जेब में 500 रुपए लेके घूमते हैं, वो कब से लाखों करोड़ों का ज्ञान देने लगे? तू इस पार्टी को खराब करने आया है क्या? खुद तो निठल्ला है ही, सबके सामने डायमंड का गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को बदनाम करना चाहता है। दादी साहब, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो मिस्टर पारिक से पूछ लीजिए। राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट वही है ना? प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गौतम क्या करना चाह रहा था। मिस्टर पारेख ने उस नेक पीस की जांच पड़ताल की, और जो उन्होंने कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। पारेख की पार की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। देखा दादी साहब, मैं तो आपसे कह ही रहा था। अरे शनाया किसी ने जो... बस गौतम, बस। तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले?
तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निट? ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से एक सस्ता सा गिफ्ट। बस आज से अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से फिर अब कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। जैसे ही दादी ने गौतम का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला, उनके होश उड़ गए। अरे रोको, कोई रोको गौतम को। 2 साल हमारे साथ रह रहा है, लेकिन हम जान नहीं पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा है। मैंने तो उसको झापड़ मार दी और बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी इतना घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? क्या वो अपनी असलियत छुपा रहा है? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ? गौतम कहाँ खो गए? कहते हुए अवनी ने उसे झकझोर दिया। गौतम यकीनन खुली आंखों से सपना देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि यह महंगा नेकलेस अभी के अभी दादीसा को दे और अपनी असलियत बता दे, पर शायद यह सही नहीं होगा। अपनी सच्चाई अभी बाहर लाने के लिए गौतम तैयार नहीं था। उसने धीरे से गिफ्ट छुपाने की कोशिश की, मगर तभी नील ने वो गिफ्ट बोझ छीन लिया। अरे, इसमें तो बेहद कीमती हार है। इस कंगाल के पास कहां से आया? जरूर चुराया होगा। नील की बात सुनते ही सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए। सभी की तीखी नजरें देखकर अवनी का मन सहम चुका था। वो शर्मिंदगी से किसी को देख भी नहीं पा रही थी। ये देखिए, हमारा प्यारा घर जमाई कितना बड़ा हाथ मारने जा रहा था। किसी की नजर यहां नहीं थी और इसने हाथ साफ कर लिया। अच्छा हुआ मैंने इन भाई साहब को देख लिया, वरना पता नहीं इसका और क्या क्या दहेज का सामान चुराने का इरादा था। ये बात सुनते ही शनाया ने नील के हाथ से नेकलेस ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगी। शनाया ने गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी साई, वही 13 लाख वाला नेकलेस है जो मुझे ज्वेलरी स्टोर में पसंद आया था। ये देखिए, इस घर जमाई ने 1,02 लाख पर नहीं, सीधा 13 लाख पर अपना हाथ मारा है। गायत्री देवी ने उसी वक्त अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और घूरकर गौतम को देखने लगी। शनाया अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी के पास आ गई और रोते हुए बोली, जरूर राठौड़ परिवार को पता होगा कि मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास मेरे लिए इसे यहाँ पैक करवा कर भेजा है। लेकिन इस गौतम के बच्चे की नजर हमारी सारी चीजों पर है। दादी साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, इसे आज के आज पुलिस के हवाले करना होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। शनाया की बात सुनकर गायत्री देवी गुस्से में गौतम और अवनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे घर की खुशियाँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? ये आवाज सुनकर अवनी का दिल सहम गया। गीता और अनिल की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ पूछती, अवनी ने धीमी आवाज में कहा, गौतम, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? यहाँ पार्टी में बाकी सब लोग मर गए हैं क्या? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जो हमें पच जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नेकलेस अवनी के लिए आया है और यहाँ राठौड़ परिवार की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स आए हैं उसकी वजह भी अवनी ही है। अगर अवनी यहाँ नहीं आती तो ये गिफ्ट्स भी यहाँ नहीं होते। गौतम की बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर और सिद्धार्थ के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन अवनी को अब तक गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था
उसने मौका देखते ही मुंशी जी को वापस आने का मैसेज कर दिया। गौतम बस बहुत हुआ। आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। मुंशी जी को वापस पार्टी में देखकर गायत्री देवी हक्की बक्की रह गई। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब मैं... प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। रघुवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ मुंशी जी को समझाने के लिए आगे आ गया। सर क्या हुआ? आप किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गए? अगर कुछ बात हुई है तो हम बैठकर सुलझा लेते हैं। मेरे डैड राठौड़ फैमिली को अच्छे से जानते हैं। कौन है तुम्हारे डैड? मैं तुम्हारे डैड को जानता भी नहीं हूं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। राठौड़ परिवार की तुम जैसे लोगों के साथ जान पहचान। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मुंशी जी का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम शांत खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। वहीं अवनी और उसके परिवार के लिए ये सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन गायत्री देवी अपने परिवार की खुलेआम बेइज्जती होते नहीं देख पा रही थी। रघुवीर जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रघुवीर ने मौके की नजाकत को देखते ही अपना सिर झुका लिया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलते ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा। नील अब तक गायत्री देवी को देख रहा था। वो अपनी बहन और दादी का मायूस चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने मुंशी जी से आकर कहा, सर मेरी बात सुनिए, हम लोग दरअसल... हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये बात कहते हुए मुंशी जी गौतम को देखने लगे। उसी वक्त गौतम ने शनाया की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी की नजर अचानक ही शनाया के हाथ में पकड़े नेकलेस पर चली गई। ये नेकलेस तुम्हारे पास कहां से आया? मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेकलेस इस गौतम ने चुराया था और हम इसलिए पुलिस... साफ मालूम पड़ रहा था कि नील को बात घुमाने का मौका मिल गया था, लेकिन मुंशी जी ये बात सुनते ही गुस्से में लाल हो गए। किसने कहा कि नेकलेस इन्होंने चुराया है? सर, नील ठीक कह रहा है। ये नेकलेस... अगर मेरे हुक्म ने यहां आने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखता। ये बात कहते हुए मुंशी जी गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अचानक ही उनकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उन्होंने शनाया के हाथ से नेकलेस ले लिया और अवनी के पास चले गए। मिस अवनी, मुझे माफ करना, आपको बेवजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल ये नेकलेस छोटे हुक्म ने खास आपके लिए भेजा है। मुंशी जी की इस बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी को यकीन हो चुका था कि कुछ देर पहले जो गौतम बोल रहा था वो सही था, लेकिन अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए भेजा? लेकिन क्यों? ये बात सुनकर मुंशी जी गौतम को देखने लगे। क्योंकि हमारे छोटे हुक्म आपको पसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा नजराना भेजा है।
ये सारे गिफ्ट भी उन्होंने ही यहां भेजे हैं। गायत्री देवी ये बात सुनते ही हैरान रह गई। साथ ही गीता और अनिल को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अवनी को थी, क्योंकि जिस आदमी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था, अवनी ने आज तक उस आदमी को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन है आपके छोटे हुकुम? ये सवाल सुनते ही मुंशी जी और गौतम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन गौतम ने उसी वक्त इशारे से अपने बारे में बताने से मना कर दिया। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे चलना चाहिए। ये बात कहते ही मुंशी जी तुरंत वहां से निकल गए। अवनी एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। आज उसके सामने एक ऐसा सच था जिसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले 1 साल बाद इसी सच्चाई से उसका सामना होने वाला था। अवनी को इस बात का ख्याल आते ही मुंशी जी को रोकने के लिए वो गेट से बाहर जाने लगी। लेकिन बिना आपके हुक्म के बारे में जाने मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। मुंशी जी वहां से जा चुके थे। अब सभी लोगों की नजर अवनी और गौतम पर टिकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा चुका था। उसी वक्त गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अवनी, मैंने कहा था कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। गौतम की आवाज सुनते ही अवनी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आ रही थी। गायत्री देवी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके दिमाग में पैसों का भूत बढ़ता जा रहा था, और अब तो अवनी जैसा बहुत बड़ा बैंक उसके सामने था, जिस पर जोधपुर का शाही परिवार दिल लुटा बैठा था। ये बात सोचते ही उसके दिल में अवनी के लिए अपना नजरिया चेंज हो गया, और उन्होंने प्यार से अवनी के कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुमने कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम इतने बड़े परिवार को जानती हो, और तो और दादी सा आपको गलतफहमी हुई है। मुझे खुद इस बात का कुछ अंदाजा नहीं है। बस अब कितना छुपाओगी? सच कहूँ तो गलती मेरी ही है। मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, हमेशा तुम्हें डांटा। बेटा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरह अपनी दादी सा से कुछ छुपाओ तो मत। अचानक गायत्री देवी का बदला हुआ रूप देखकर शनाया का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वहीं गीता और अनिल हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक ही झटके में पार्टी में आए हुए लोगों की नजरों में अवनी के लिए इज्जत बढ़ गई, और गीता ये मौका हाथ से नहीं जाने देने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि गीता आगे कुछ बोलती, अवनी ने कहा, दादी सा, अब मैं कैसे समझाऊं कि मैं... ठीक है अवनी बेटा, अब अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल। मासा, अब अवनी की उम्र ही क्या है, और ऊपर से मेरी बेटी मेरी तरह ही इतनी ब्यूटीफुल भी है। हो सकता है अवनी ने जोधपुर के छोटे हुकुम को नहीं देखा हो, लेकिन उनकी नजर तो मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। ये बात कहते हुए गीता गायत्री देवी को देखने लगी। अवनी बेटा, देख, तकदीर खुद तेरे पास आई है, इसीलिए आज मेरी बात को मत टालना। तो प्लीज इस गौतम को डिवोर्स दे दे, और जोधपुर के छोटे हुकुम, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने कोई ढंग की बात की है। मेरा भी यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इस गौतम को तलाक दो। वैसे भी जब से तुम्हारी इससे शादी हुई है तब से... गायत्री देवी गौतम के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अवनी अब गौतम के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। वो अगले ही पल गौतम और गायत्री देवी के बीच आकर खड़ी हो गई। बस दादी सा, इस बार गौतम की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना कुछ कहा, लेकिन अब और नहीं, और मैं गौतम को डिवोर्स नहीं देने वाली। अवनी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देखकर गायत्री देवी का चेहरा तमतमा गया। परिवार में आज तक किसी ने भी गायत्री देवी की बात काटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम जैसी बित्ते भर की लड़की की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बात बीच में काटी। मैंने सोचा तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो अकल बची होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे बाप की तरह बिल्कुल खाली है। अरे
जब अपने पति की इतनी ही पड़ी है तो फिर शादी के बाद अपने पीछे आशिक क्यों लगा रखे हैं? बाहर चक्कर चलाने से पहले कम से कम अपने पीछे लगे नाम का तो ख्याल कर लेती। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहती। एक के बाद एक गायत्री देवी ने बंदूक की गोली की तरह कड़वी बातें बरसाना शुरू कर दिया। अवनी की आंखों की कोर गीली हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। साथ ही अनिल और गीता को भी इन बातों से बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। अनिल ने उसी वक्त आगे आकर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। मासा, बहुत हुआ, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अगर हम आपकी नजरों में इतने ही अखरते हैं तो हमें यहां होना ही नहीं चाहिए। ये बात कहते हुए अनिल और गीता अवनी को लेकर वहां से निकल गए। गौतम भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चला गया। उन्हें जाते हुए देखकर गायत्री देवी की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया, बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था
अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है। गौतम, बस बहुत हुआ, बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरे। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम डैड, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहां भी जॉब के लिए जाता हूं वहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहां भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की, कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे, उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा। इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है, जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने के ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे। ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें
वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था। और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहां अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने उस सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। गौतम अवनी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। गीता हॉल में ही बैठकर टीवी देख रही थी। गौतम ने किचन से बाहर निकलकर जैसे ही दरवाजा खोला तो वो भौचक्का रह गया। सामने अवनी खड़ी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछता, अवनी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अवनी का इस तरह वहां से चले जाना गौतम को समझ नहीं आया। उसने एक नजर गीता को देखा, लेकिन गीता की आंखें टीवी में चल रहे प्रोग्राम पर थीं। गौतम अगले ही पल अवनी के पीछे चला गया। रूम में जाते ही उसने देखा अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। गौतम की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। वो हिम्मत करके अवनी के पास चला गया। अवनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? उस नील ने कुछ किया क्या? गौतम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर गौतम दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? तुम्हारा डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुआ? ये बात सुनते ही अवनी की आंख से आंसू गिरकर उसके गालों पर आ गए। हाँ, मैं फेल हो गई गौतम। इम्पॉसिबल, तुम फेल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा डिजाइन परफेक्ट था। तुम्हें क्या पता परफेक्ट डिजाइन क्या होता है?
सॉरी गौतम, आई नो तुम सिर्फ मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मेरी डिजाइन सिलेक्ट नहीं हुई, जितना दुख इस बात का है कि दादी ने नील का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। क्या दादी सा ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे डिजाइन से मुकाबला वो नील कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी डिजाइन सच में बेस्ट थी। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा डिजाइन कैसा था, कितना अच्छा था? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर दादी साहब तुम्हें और नील को कंपेयर भी कैसे कर सकती हैं? I mean, वो कहां और कहां तुम? अवनी, इन सबके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। दादी सा ने नील का डिजाइन दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक बार डिजाइन अवतार में सबमिट होके सिलेक्ट हो जाए तभी वो हम सबको डिजाइन दिखाएंगी, ताकि वो डिजाइन लीक ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को सच तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि दादी सा को डिजाइन सबके सामने लाना तो पड़ेगा ही। ज्यादा दिन तक वो छुपा कर तो नहीं रख सकती। ये बात सुनकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गौतम की आंखों में आग भड़क चुकी थी। वो अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करने वाला था। उसे पक्का यकीन था कि गायत्री देवी ने जानबूझ के अवनी के साथ पिछले दिनों का बदला लिया है। और गौतम का शक सही साबित होता है जब अग्रवाल ग्रुप में दादी सा नील को डिजाइन अवतार ग्रुप में सबमिट करने के लिए देती हैं। और नील डिजाइन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसका बनाया हुआ डिजाइन नहीं है, बल्कि अवनी का डिजाइन है। दादी सा, इसका मतलब आपने अवनी का डिजाइन मेरे नाम से रिप्रेजेंट किया है? हाँ, ये डिजाइन अवनी का ही है, लेकिन वो मेरी कंपनी में डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे भी उसने और उसके पति ने मिलकर हमारे परिवार के नाम पर कीचड़ मल रखा है। अब मैं परिवार का नाम इससे ज्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम अग्रवाल परिवार का होने वाला कल हो और तुम ये ज्यादा डिजर्व करते हो। ठीक है दादी, लेकिन अवनी को इस बात का पता चल गया तो क्या? उसका पति कौन सा कोई राजकुमार है कि वो हमसे पंगा लेगा? घर से निकाल ही चुकी हूँ। ज्यादा नाटक किया उसने तो नौकरी से भी निकाल दूंगी। शनाया की सगाई के दिन उसके बेकार पति के लिए मेरी इंसल्ट हुई थी ना। अब देखो क्या क्या होता है उन दोनों के साथ। एक तरफ गायत्री देवी अवनी से बदला लेने का पहला कदम बढ़ा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ गौतम अवनी को दुखी नहीं देख पा रहा था। वो मान ही नहीं सकता था कि नील जैसा अय्याश आदमी, जिसे सिर्फ पार्टी करने का शौक है, वो अपने दिन रात डिजाइन बनाने में लगाएगा। और गौतम को यह भी पता था कि गायत्री देवी कितनी एम्बिशियस है। वो अवनी को नीचा जरूर दिखाना चाहती थी, पर वो उसके लिए अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट खोने का रिस्क नहीं लेने वाली थी। तो फिर अवनी के डिजाइन से बेटर डिजाइन उसे कहां से मिला होगा? गौतम मुंशी जी को कॉल लगाकर उनसे फाइंड आउट करना चाहता है कि क्या नील या गायत्री देवी ने किसी इंटरनेशनल डिजाइनर का काम चुराया है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था कि राजस्थान में क्या इंडिया में भी कोई भी अवनी के इस डिजाइन को बीट नहीं कर सकता था। देखते ही देखते दिन निकल गया। अवनी अनिल और गीता से ऑफिस में क्या हुआ छुपाती है और गौतम से भी कहती है कि इस बारे में वो उनसे कुछ ना कहे। अवनी ऑफिस के लिए निकली और अभी भी उसकी आंखों में वही मायूसी छाई हुई थी। गौतम अवनी के साथ ऑफिस जाना चाहता था। वो उसे उदास अकेले में नहीं छोड़ना चाहता था, पर गीता को लगता है कि गौतम घर के कामकाज में कामचोरी करना चाहता है, और तब वो पैर दर्द का बहाना बनाती है और गौतम से अपने पैर दबवाती है। वो गौतम को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती कि वो मुंशी जी या अभिनव से ये पता कराए कि अग्रवाल ग्रुप में क्या हो रहा है। बार बार उसके दिमाग में अवनी का वो मायूस चेहरा आता रहता है, पर वो जितने भी बहाने बनाए, गीता उससे कोई ना कोई काम कराती ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी ने अभिनव गुप्ता के पास अवनी का डिजाइन भेज दिया, जिस पर अब नील का नाम लिखा था। अभिनव ने एक ही नजर में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया। पूरी कंपनी में खुशी का माहौल छाया हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शनाया और नील को थी, क्योंकि नील अब कंपनी का डिजाइन डायरेक्टर बन चुका था।
वहीं अवनी को कंपनी में आते ही कुछ अलग सा फील होने लगा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछती, शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर बोली, जाओ जाकर नील का कैबिन साफ करो, वो आता ही होगा। मैं उसका कैबिन साफ क्यों करूं? मैं यहाँ उसका काम करने नहीं आती, कंपनी का काम करने आती हूँ। शनाया उससे मुस्कुराकर बोली, तुम अब मेरे भाई डिजाइन डायरेक्टर के अंडर ही काम करने वाली हो और उसने तुम्हारी ड्यूटीज चेंज करवा दी हैं। तुम्हारे पास कोई कैबिन नहीं है, जाओ जाकर ऑफिस साफ करो। इम्पॉसिबल नील, ये नहीं। शनाया तुरंत बोली, चुप, अब नील तुम्हारा बॉस है, इसलिए नील सर कहने की आदत डाल लो। नील का सोचना है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कहाँ है नील? मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। शनाया फिर मुस्कुराकर बोली, नील अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन के आने का वेट कर रहा है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है, तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कह पाती, अवनी गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद थे जो टेबल साफ कर रहे थे। अभिनव गुप्ता के इंतजार में नील प्रोजेक्टर के सामने बैठा था। नील को सामने देखते ही अवनी का चेहरा गुस्से में भड़क गया। नील, तुमने मेरी ड्यूटीज चेंज करवाई हैं और मेरे कैबिन से मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। हाँ, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं अपना कैबिन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे पहले से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारे अंडर हरगिज काम नहीं करने वाली। बात करते करते सडनली अवनी की नजर टेबल के कोने में रखे डिजाइन पर चली गई। उस डिजाइन को देखते ही अवनी के कदम वहीं थम गए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे टेबल की ओर बढ़ती, नील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निकलो यहां से, सामने से हटो। ये कहते हुए अवनी ने गुस्से में नील को धक्का दे दिया। नील अगले ही पल टेबल के दूसरे कोने में जा गिरा। उसके सामने से हटते ही अवनी को टेबल पर रखा डिजाइन दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी के सामने उसी का बनाया हुआ डिजाइन रखा था जिस पर अवतार की स्टैंप लगी थी, लेकिन उसके खुद के साइन की जगह पर नील का नाम लिखा था। ये देखकर अवनी अपने आंसू नहीं रोक पाई। अवनी अगले ही पल डिजाइन लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त नील ने उठकर डोर बंद कर दिया। हट जाओ सामने से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे। तुमने मेरी डिजाइन कॉपी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी दादी सा से जाकर। कोई फायदा नहीं है, दादी सा इसके बारे में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नील की धमकी सुनकर अवनी का गला सूख गया। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम से आ रही आवाजें सुनकर स्टाफ के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बातें करने लगे और सेक्रेटरी ने उसी वक्त गायत्री देवी को इन्फॉर्म कर दिया। गायत्री देवी ये खबर सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई। वो समझ गई थी कि अवनी को सच पता लग चुका होगा। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंची तो अवनी और नील उसके सामने खड़े हो गए। स्टाफ के बाकी मेंबर्स भी घेरा बनाकर गायत्री देवी को देखने लगे। सब लोग अपना अपना काम करो। अवतार के चेयरमैन आ ही गए हैं। उनके आने से पहले मुझे सब लोग अपने अपने काम करते हुए दिखने चाहिए। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी अपने अपने काम में लग गए। गायत्री देवी उसी वक्त नील और अवनी के पास आई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? नील ने मेरा डिजाइन चोरी किया है। अवतार ग्रुप के चेयरमैन ने मेरी डिजाइन सिलेक्ट की है दादी सा। तो फिर ये नील मेरी डिजाइन को अपना कैसे कह सकता है? वो मेरी जगह पर डिजाइन डायरेक्टर कैसे बन सकता है? मैं ये सच अभिनव जी को बताकर रहूंगी। उनका जानना जरूरी है। अवनी की बातों से गायत्री देवी को गुस्सा आता है और वो अवनी का हाथ जोर से पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाती है। नील और शनाया को अवनी की ये हालत देखकर मजा आता है। तुझसे कहा ना मैरियट के चेयरमैन के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारा पति मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, तुम भी तोड़ो। डिजाइन के बदले तुम्हें बिना काम किए सैलरी और बोनस दे दूंगी, पर मेरे कंपनी का फेस तुम नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से। ये कहते हुए गायत्री देवी जोर से अवनी को धक्का देती है और अवनी अपना बैलेंस लूज करके जमीन पर गिरने वाली होती है।
ऑफिस के अंदर से सब लोग तमाशा देख रहे थे। नील और शनाया ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें लॉटरी लगी हो। और इससे पहले कि अवनी पूरे ऑफिस के सामने अपने मुंह के बल गिरे, गौतम उसे पकड़ लेता है और गुस्से से गायत्री देवी को देखने लगता है। गौतम अवनी की आंखों में आंसू और शर्मिंदगी देखकर आग बबूला हो जाता है। उसका बस चलता तो अभी के अभी वो अग्रवाल ग्रुप की पूरी बिल्डिंग को मसल सकता था, गायत्री देवी के ईगो के साथ। पर इससे पहले वो कुछ करता, अवनी गौतम से प्लीड करती है कि उसे इसी वक्त घर ले जाए, उसके सिर में दर्द है। गौतम वैसे तो बिना गायत्री देवी को सबक सिखाए जाना तो नहीं चाहता था, पर अवनी का दर्द उससे और नहीं देखा जा रहा था और वो उसे कार में बिठाकर घर ले जाता है। पर वहां से जाते जाते वो गायत्री देवी और नील के रिलीव्ड स्माइल नोटिस करता है और कसम खाता है कि जैसे आज अवनी की सबके सामने बेइज्जती हुई है, वैसी ही बेइज्जती गायत्री देवी और नील की होगी। ड्राइव करते करते गौतम अवनी के बिखरे हुए बालों के साथ उसकी आंखों में आंसू नोटिस करता है। अवनी, क्या हुआ? दादी सा ऐसा क्यों? दादी सा सुनते ही अवनी सिसक सिसक के रोने लगती है। दादी सा ने मेरा बनाया हुआ डिजाइन नील को दे दिया। मैंने आज खुद अपनी आंखों से देखा। जो डिजाइन सिलेक्ट हुआ है वो मेरा है और अब उस डिजाइन पर मेरे नाम की जगह नील का नाम लिखा। लेकिन जब मैंने दादी सा से इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने उल्टा मुझे ही धमकी दे दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दादी सा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। क्या इन सब में दादी सा का हाथ है? और नील उनकी आड़ में ये उल्टे सीधे काम कर रहा है। गौतम का पारा चढ़ चुका था। वो उसी वक्त अभिनव को कॉल लगाने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को रोक दिया। वहीं अवनी गीता और अनिल को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बात सोचते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और दोनों घर के अंदर आते हैं। गौतम, मॉम डैड को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है अवनी। ठीक है, तुम जाओ किचन में, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। गौतम अवनी की मायूस आंखों में देखने लगा और अगले ही पल किचन में चला गया। किचन में आते ही उसने अभिनव गुप्ता को कॉल कर दिया। कहिए सर, कैसे याद किया? आज आपकी गायत्री देवी के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग हुई थी? हाँ सर, वहीं से अभी निकला हूँ। वो हमारे नए शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी। और सर, कमाल की बात तो ये है कि उनके ही परिवार में से किसी नील का डिजाइन सिलेक्ट हुआ है। और सर, मैंने खुद वो डिजाइन देखा, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस डिजाइन का मॉल बनने के बाद जोधपुर में तहलका मच जाएगा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की, लेकिन दूसरी तरफ गौतम का कुछ जवाब नहीं आया। फोन पर छाई चुप्पी की वजह से अभिनव का सिर पसीने से तरबतर हो गया। क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मिस्टर अभिनव, इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? जिस डिजाइन पर नील अग्रवाल का नाम लिखा है वो मेरी वाइफ अवनी ने बनाया है। क्या? सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी नील अग्रवाल और गायत्री देवी से बात करता हूँ। गायत्री देवी और नील की वजह से आज मेरी वाइफ की आंखों में आंसू हैं और मैं ये लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उन दोनों के अलावा जो जो इसमें शामिल है, जल्द से जल्द सबका पता लगाइए। यस सर, डोंट वरी, अब ये लोग बचेंगे नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। और अब आगे क्या करना है मैं आपको कल सुबह कॉल करके बताऊंगा। यस सर। ये बात सुनते ही गौतम ने फोन काट दिया और गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। गायत्री देवी, अब देखो मैं क्या करता हूं। बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। अवनी की आंखों में आए आंसुओं की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। खाना खाकर गीता और अनिल जल्दी सो चुके थे, लेकिन अवनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गौतम भी उसे बेचैन देखकर सो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रात काटने के बाद गौतम सुबह अवनी को छोड़ने ऑफिस चला गया। गौतम इससे पहले भी कई बार अवनी को छोड़ने अग्रवाल ग्रुप आ चुका था, लेकिन आज उसके आने की वजह कुछ और थी। उसने सुबह उठते ही अभिनव को सारी प्लानिंग समझा दी थी। जिस प्लानिंग के मुताबिक ही आज अग्रवाल ग्रुप में सारी चीजें होने वाली थी। ऑफिस आते ही गौतम ने कार पार्किंग में लगा दी और एक टक बिल्डिंग को देखने लगा। अवनी उसी वक्त
पार्किंग के पास रखे टेबल पर चली गई, जहां एक 40-45 साल का बूढ़ा बैठा था। इससे पहले कि गौतम कार से उतरकर अवनी के पास जाता, उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल पर अभिनव गुप्ता का नाम देखते ही उसने कॉल उठा लिया और अवनी को देखने लगा। सर, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। अब सिर्फ आपके बताए हुए नाटक की शुरू होने की देर है। मिस्टर अभिनव, ध्यान रहे, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपकी कही एक एक बात को अच्छे से समझ गया। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। गुड। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और कार से उतरकर अवनी को देखने लगा। अवनी के चेहरे पर अभी तक गायत्री देवी का डर बना हुआ था। अवनी, दादीसा के बात के बारे में ज्यादा मत सोचो। आखिर सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। और तुम देखना, दादीसा ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगी। अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो तो अग्रवाल ग्रुप भी अवतार ग्रुप से पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। गौतम की बातों को अवनी सीरियसली नहीं ले रही थी, पर इससे पहले कि अवनी कुछ जवाब दे पाती, उसे नील सामने से आता हुआ दिखाई दिया। नील आते ही अवनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वाह, कल के तमाशे के बाद तुम आज ऑफिस फिर से आ गई, वो भी इस लूजर के साथ। क्या देख रही हो? अपने बॉस के सामने इस तरह अकड़ में खड़ी मत रहो। बॉस? और तुम? शक्ल देखिए कभी आईने में। भूलो मत, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाओ। ये बात सुनते ही नील ने अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हो, तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने उसका निठल्ला पति आया है। यार, तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही जाएगा, उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा और फिर। ये बात कहते हुए नील अवनी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। थैंक यू अवनी, अपनी डिजाइन के लिए। ये बात सुनते ही गौतम ने नील का कॉलर पकड़ लिया। गौतम का सब्र अब टूट चुका था। अवनी ने उसी वक्त गौतम को पकड़कर पीछे कर लिया। अवनी ये बात अच्छे से जानती थी कि नील कितना बड़ा गुंडा है। नील पीछे हटकर कपड़े ठीक करने लगा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। गौतम एकटक उसे जाता हुआ देखता रहा और कुछ ही देर बाद अवनी के साथ वो भी अंदर चला गया। अग्रवाल ग्रुप के अंदर जाते ही गौतम वेटिंग रूम में बैठ गया और अवनी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई, जहां आज नील का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी गायत्री देवी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आते ही अवनी ने देखा गायत्री देवी और नील उसका डिजाइन टेबल पर रखकर अभिनव गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। वहीं टेबल के आसपास ऑफिस के कई लोग बैठे थे, लेकिन अवनी को आज बैठने की भी परमिशन नहीं थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से अभिनव की सेक्रेटरी अंदर आ गई और बड़े ध्यान से टेबल पर रखा डिजाइन देखने लगी। सेक्रेटरी को देखते ही गायत्री देवी के मन में सवाल चलने लगे। देखते ही देखते सेक्रेटरी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव सर नहीं आए अभी तक, उनकी जगह पर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आई, मैं ये बताने आई हूं कि मिस्टर नील के साथ अवतार ये डील कैंसिल कर रहा है। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी भी हक्की बक्की अपने आसपास देखने लगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आज तो मिस्टर नील के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना था। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये चेयरमैन सर का ही ऑर्डर है। नील का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। क्या ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है या फिर तुम अपने मन से ही बातें बनाई जा रही हो? मुझे इस सर से बात करनी है, कहां है वो? चुप रहो नील, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गायत्री देवी ने उसी वक्त नील को डांटकर कुर्सी पर बिठा दिया। सेक्रेटरी का गुस्से भरा चेहरा देखते ही वो मौके की नजाकत को समझ चुकी थी। आई एम सॉरी, वो दरअसल मिस्टर नील को शायद इतनी समझ नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये अचानक कॉन्ट्रैक्ट ना करने की बात। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कह पाती,
सेक्रेटरी ने उसकी बात काट दी और नील को घूर कर देखने लगी। मैं यहां आपको सिर्फ ये बताने आई हूं कि अवतार ग्रुप अब से मिस्टर नील के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। लेकिन मेरी चेयरमैन सर से कल ही बात हुई है। उन्हें मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया था और अचानक एक ही रात भर में वो अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? आपका डिजाइन? अगर सच में डिजाइन आपने ही बनाया है तो फिर आपको इसके बारे में पता होगा ना मिस्टर नील। ये बात कहते हुए सेक्रेटरी ने टेबल से फाइल उठाकर नील की तरफ सरका दी। फाइल खोलते ही नील का गला सूख गया। हमने आपके बारे में पता किया है। आपने तो अपनी कॉलेज स्टडीज भी पूरी नहीं की, बीच में ही छोड़कर भाग गए थे, तो फिर आपके पास डिजाइनर की डिग्री कहां से आई? और तो और आपके अब तक के बनाए हुए सारे डिजाइन्स भी हमने देखे हैं। उनमें से एक भी डिजाइन ऐसा नहीं था जिसे देखकर आपको काम दिया जाए। तो फिर आपको अचानक क्या हो गया कि आपने इतना अच्छा डिजाइन बना दिया? प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री शर्म से सिर झुकाकर एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा हुआ था। आप दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को मिलकर लूट रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी इन करतूतों की वजह से आपको जेल भी हो सकती है, इस बात का अंदाजा भी है आप दोनों को। अपनी बात पूरी कर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखने लगी और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गई। सेक्रेटरी के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी और नील किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में कुछ समय पहले गौतम की कही हुई बातें गूंज रही थी। सभी की नजरें नील और गायत्री देवी पर टिकी थी। उन्हें देखकर सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे और फिर कुछ ही देर बाद सभी लोग एक एक कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी सभी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नील अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था और साथ ही गायत्री देवी भी हैरान थी। आखिर ये सब हुआ कैसे? एक रात में आखिर चेयरमैन का मूड कैसे बदल गया? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। हाँ, और मैं जानता हूं कि कौन है। ये कहते ही नील गुस्से में गेट से बाहर निकल गया। उसका गुस्से भरा चेहरा देखकर गायत्री देवी तुरंत उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ अवनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो ये बात बताने के लिए गौतम के पास वेटिंग रूम में आ गई। गौतम अवनी का खिला हुआ चेहरा देखते ही सारी बातें समझ चुका था। गौतम, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने जैसा कहा था वैसा। अवनी आगे कुछ बोलती उससे पहले नील वहां पहुंच गया। उन दोनों को हंसते हुए देखकर नील ने कहा, अच्छा तो ये सब तुमने किया है? आखिर तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना अवनी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने मेरा डिजाइन चुराया, धोखे से उस पर अपना नाम भी लिखा, और अब जब सच सबके सामने आया है तो इसका जवाब तुम मुझसे मांगने आए हो? हाँ, बताओ ऐसा क्या किया है तुमने रातों रात? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रोजेक्ट को लेने के चक्कर में तुमने चेयरमैन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो? ये कहते हुए नील अवनी के पास आने लगा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ। इसके आगे अपने गंदे मुंह से अवनी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूं वो तू सोच भी नहीं सकता। क्या करेगा? मारेगा? अबे तेरे जैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। साले खुद की बीवी तो संभलती नहीं और मुझे धमकी दे रहा है। पता नहीं किस किस से अपना मुंह काला कराए फिर रही है। कल गई होगी चेयरमैन के पास अपने हुस्न का जादू चलाने, तभी तो उन्होंने रातों रात मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया। गौतम गुस्से में आग बबूला हो चुका था। उसने आव देखा न ताव और नील के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। नील अगले ही पल जमीन पर गिर गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। साले तेरी ये हिम्मत! नील अपनी नाक से खून साफ कर गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गौतम ने उसी वक्त कसकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आगे एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना, वरना ये तो कुछ नहीं है, तेरी इससे भी बुरी हालत होगी। अवनी ने पहली बार गौतम को इतने गुस्से में देखा था। उसने उसी वक्त आगे आकर गौतम का हाथ पकड़ लिया।
गौतम छोड़ो, इस आदमी से मुंह लगने का मतलब है अपना मुंह खराब करना। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। ये कहते हुए अवनी गौतम को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को बात करने का नया टॉपिक मिल चुका था। सभी एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे, लेकिन नील बिना किसी बात पर ध्यान दिए अवनी और गौतम को जाते हुए देख रहा था। हाँ, निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, निकालो इन दोनों को और आज के बाद यहां नजर ना आए ये दोनों। नील ये कहते हुए गुस्से में अपने कैबिन में जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि कुछ सेकंड्स नील के आसपास अंधेरा छा चुका था। उसने जैसे ही घूम कर देखा तो सामने गायत्री देवी दिखाई दी। दादी सा, क्या हुआ? गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से बुरी तरह लाल था। गायत्री देवी को देखते ही आसपास खड़े लोग अपने अपने काम में लग गए। चुप, बिल्कुल चुप। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ऑफिस के लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो? आखिर तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? सॉरी दादी सा, वो मैं गुस्से में था क्योंकि ये सब जिसने भी किया है मैं उसका पता कर लूंगी, इसीलिए तुम अब चुप रहो, कुछ नहीं करोगे। मैं खुद चेयरमैन के पास जा रही हूँ। गायत्री देवी अवतार ग्रुप के लिए निकल जाती है। नील अपनी गाल पर हाथ रखकर बहुत देर वहीं खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ अवनी और गौतम कार लेकर घर जाने के लिए निकल गए। अवनी मन ही मन खुश भी थी और कहीं ना कहीं वो गौतम को गुस्से में देखकर हैरान भी थी। थैंक यू नील से मेरी। अवनी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो नील ही क्यों ना हो। ये बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे तब तुमने इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि आज दादी सा का सच सबको पता लग जाएगा, और आज सच सबके सामने आ भी गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? ये बात सुनते ही गौतम एक पल के लिए सक पका गया। मुझे कैसे पता होगा? हाँ, बस मुझे इस बात का यकीन था कि इतनी बड़ी कंपनी में कोई इतनी आसानी से हेरा फेरी तो नहीं कर सकता, और फिर सच को सबके सामने आने से कौन रोक सकता है भला? हाँ, ठीक कहा तुमने। दोनों इसी तरह बात करते हुए घर की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह पूछने के लिए अभिनव गुप्ता के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। गायत्री देवी को सामने देखते ही अभिनव सारी बातें समझ चुका था। कहिए गायत्री जी। अभिनव जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। नील के डिजाइन में कोई कमी नहीं है, मैंने खुद वो डिजाइन चेक किया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को मना करते हैं तो अग्रवाल ग्रुप के साथ साथ आपकी कंपनी का भी लॉस होगा। ऐसा डिजाइन आपको कोई नहीं दे सकता, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? और कितना झूठ बोलोगी आप गायत्री देवी? ये बात कहते हुए अभिनव गुप्ता ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर आराम से बैठकर गायत्री देवी की आंखों में देखने लगा। आपको शर्म आनी चाहिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे समझाने के लिए आई हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपनी उम्र का लिहाज तो करना चाहिए। अभिनव की बात सुनते ही गायत्री देवी कुछ कह नहीं पाई। आज पहली बार उसकी अवतार में इतनी बेइज्जती हुई थी। अभिनव अगले ही पल कुर्सी से उठकर अपने हाथ में पहनी घड़ी देखने लगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, आपको इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभिनव के मुंह से निकले एक एक शब्द ने गायत्री देवी को अंदर तक झकझोर दिया। वहीं दूसरी तरफ नील केबिन के बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। इससे पहले कि गायत्री देवी कुछ बोलती, नील बिना परमिशन लिए अंदर आ गया। नील के अचानक अंदर आ जाने से अभिनव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन तभी गायत्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अभिनव जी, मुझे नहीं पता आपको किसने मेरे खिलाफ ये सारी बातें कही हैं। ट्रस्ट मी, ये डिजाइन नील ने ही बनाया है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। गारंटी? वो भी इस रंगीन मिजाज आदमी की? गायत्री देवी, आप मजाक तो नहीं कर रही? प्लीज, मुझे डिजाइन इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा टाइम हो गया है,
इसीलिए मैं इंसान की काबिलियत को समझती हूँ। आप आज किसी के कहने में आकर मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं गायत्री देवी, मैं इस कुर्सी पर बैठकर टाइम पास करने आता हूँ? आई नो कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। डिजाइनर को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मिस्टर नील ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इनका पहले का काम भी देखा है। ये बात कहते हुए अभिनव गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अब आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए। मुझे जल्द से जल्द उस शख्स का नाम चाहिए जिसने ये डिजाइन बनाया है, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छे से जानती हैं। अगर आप चाहती हैं कि अवतार में आगे भी आपका नाम इसी तरह बना रहे तो अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक मिस्टर राठौड़ को ये बात पता लग चुकी है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नील भी हैरानी से अभिनव को देख रहा था। आउट! इससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े, निकल जाओ इस कंपनी से, और हो सके तो कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री देवी अगले ही पल केबिन से बाहर निकल गई। उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था। ऑफिस में मौजूद सभी लोग गायत्री देवी और नील को जाते हुए देख रहे थे। अवतार से बाहर आते ही गायत्री देवी के मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। नील ने पहले कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था। दादी साहब छोड़िए ना, अभी किस फालतू आदमी की बातों पर ध्यान दे रही हैं? मुझे तो अब खुद इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। चुप! अगर तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो। दादी साहब मैं तो बस यही कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पूरे शहर में अपना नाम खराब करवा कर रखा है, उसके बाद भी मेरे सामने खड़े होकर सफाई दे रहे हो। लेकिन दादी साहब, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शनाया की शादी में भी राठौर परिवार ने अड़चन डाली थी, और फिर यहाँ भी अचानक से राठौर परिवार बीच में आ गया। ये हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अवनी हमारे खिलाफ उनके कान भर रही है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा खेल खेलेगी। इससे पहले की बात और बिगड़े और हम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अवनी का डिजाइन उसे वापस लौटा दो। लेकिन दादी साहब, उसके बाद तो अवनी डिजाइन डायरेक्टर बन जाएगी और फिर वो हमारे सिर पर बैठकर नाचेगी। समझने की कोशिश करो। अगर इस चेयरमैन ने हमारे खिलाफ एक भी स्टेप लिया तो हम 1 मिनट में बर्बाद भी हो सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए फोन लगाओ और अवनी को अभी के अभी अवतार आने के लिए कहो। ये बात सुनकर नील ने बेमन से फोन निकालकर अवनी का नंबर डायल कर दिया और गायत्री देवी को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम और अवनी घर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही अवनी को मोबाइल की स्क्रीन पर नील का नाम दिखाई दिया। गौतम ने उसी वक्त अवनी से मोबाइल मांग लिया। हेलो? अवनी को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। अवनी का मूड बहुत खराब है, बाद में कॉल करना, और कुछ जरूरी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहते हुए गौतम मुस्कुराते हुए अवनी को देखने लगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है साले फटीचर, मैं अब तुझसे बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। गौतम ने तुरंत कॉल काट दिया। ये देखकर अवनी हैरान रह गई। मुझे लगता है बहुत जल्द दादी सा यहाँ आने वाली हैं। तैयार हो जाओ उनसे मिलने के लिए। दादी सा? वो यहाँ क्यों आएंगी? ऑफ कोर्स, तुमसे माफी मांगने। मुझसे माफी मांगने? वो औरत सपने में भी किसी से माफी नहीं मांगेगी। लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी है। ये बात सुनकर अवनी गौतम को देखने लगी। दोनों अगले ही पल मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए, लेकिन नील और गायत्री देवी अब तक अवतार के बाहर ही खड़े थे। इस फटीचर घर जमाई की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा फोन काट दिया। अब उसे मौका जो मिल गया है, अवनी और उस फटीचर गौतम से तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। चलो। अपनी दादी सा की बात सुनकर नील ने मुंह बनाते हुए कार निकाली और उन्हें अवनी के घर ले गया। पूरे रास्ते उनकी आंखों में गुस्से का गुबार चढ़ा हुआ था, जो किसी भी वक्त फटने को तैयार था। देखते ही देखते वो अवनी के घर पहुंच गई। कार से बाहर निकलते ही गायत्री देवी ने नील को डोरबेल बजाने का इशारा कर दिया। नील ने उसी वक्त गुस्से में डोरबेल का बटन दबा दिया। वहीं गौतम डोरबेल की आवाज सुनते ही दरवाजा खोलने चला आया। दरवाजा खोलते ही वो गायत्री देवी और नील को देखकर मुस्कुराने लगा।
वेलकम। गायत्री देवी गुस्से में उसे देखने लगी। दरवाजा खोलते ही गौतम को नील और गायत्री देवी खड़े दिखाई दिए। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। नील ने गौतम को देखते ही अपनी आंखें घुमा ली। गौतम ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। वेलकम दादी सा। आप अचानक? ये नाटक करना बंद करो और चुपचाप जाकर अवनी को बुलाओ। सॉरी दादी सा, अवनी का मूड बहुत खराब है। आप तो जानती हैं ऑफिस में क्या क्या हुआ। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। लगता है बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझे जाने को कह रहे हो? हटो सामने से। घर में कोई तो होगा। अनिल कहाँ है? या फिर उसकी बीवी गीता? क्या सब लोगों का ही मूड खराब है? ये कहते हुए गायत्री देवी घर के अंदर जाने लगी, लेकिन गौतम अभी तक उन दोनों का रास्ता रोककर खड़ा था। गायत्री देवी ने उसी वक्त गुस्से में अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, गीता अंदर से भागकर आ गई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अरे मासा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा ये होनहार दामाद सामने से हटे तो मैं अंदर आऊं ना। ये बात सुनते ही गौतम गेट से हटकर एक तरफ चला गया। गीता उसे आंखें दिखाने लगी। गौतम के हटते ही गायत्री देवी और नील अंदर आकर मुंह बनाने लगे। मासा, आप इस तरह अचानक? कुछ काम था तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं खुद चली आती आपके पास। गीता अपने काम में लग चुकी थी। वो गायत्री देवी के दिल में जगह बनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं गंवाती थी। गायत्री देवी उसकी बात सुनते हुए सोफे पर आराम से बैठ गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी से अवनी को बुलाओ, मुझे उससे काम है। जी मासा। गीता तुरंत अवनी को बुलाने उसके कमरे में चली गई। अनिल भी हॉल में आ चुका था। गायत्री देवी को देखते ही उसने गौतम को पानी लाने का इशारा कर दिया। गौतम तिरछी नजरों से नील को देखता हुआ किचन की तरफ चला गया। नील और गायत्री देवी अब तक एक दूसरे को देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। दादी सा, पानी रख दो टेबल पर। अवनी कहाँ है? आखिर ऐसा क्या उसका मूड खराब है जो? इससे पहले कि गायत्री देवी चिढ़ते हुए आगे कुछ कहती, उसे सामने से अवनी आती हुई दिखाई दी। दादी सा, कहिए क्या काम है? अवनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वैसे तो मैं मर जाती, लेकिन तुमसे कभी मदद मांगने नहीं आती। लेकिन क्या करें, कुछ लोग जोधपुर में इतने ज्यादा मशहूर हैं कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। गायत्री देवी अपनी बात खत्म करके नील को देखने लगी। मेरी मदद? मतलब मैं समझी नहीं। मैं अभी अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन से मिली और मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि अवतार ग्रुप को अब राठौर परिवार ने खरीद लिया है। इसलिए तुम मेरी तरफ से डायरेक्टर मिस्टर राठौर से जाकर बात करो। ये बात सुनते ही गीता और अनिल हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहीं अवनी को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तो राठौर परिवार के किसी भी शख्स को जानती तक नहीं हूँ। और वैसे भी ये बात मैं आपको उस दिन पार्टी में भी बता चुकी हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उस परिवार को जानती हो कि नहीं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सलूशन भी तुम्हें ही ढूंढना है। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम ही डिसाइड करो। अगर इसका सलूशन नहीं मिला तो समझ लेना कि मेरा तुम्हारे इस परिवार से बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी अनिल और गीता को देखने लगी। अनिल, तुम्हारी बेटी के छोटे से दिमाग में ये बात ना घुसे तो अच्छे से समझा लेना अपनी बेटी को। गायत्री देवी अगले ही पल नील को लेकर वहां से निकल गई। उनकी धमकी सुनकर सभी के होश उड़ चुके थे। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अवनी, आखिर बात क्या है? आखिर मासा किस डिजाइन की बात कर रही थी और तुम्हें राठौर परिवार से बात करने को क्यों बोल रही हैं? मॉम, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ से इतने बड़े आदमी से बात करूं जिसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है और जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं। अवनी बेटा, अब मासा ने कहा तो
तुझे जाना ही पड़ेगा। देखा नहीं वो कितने गुस्से में यहां से गई है। बेटा, इस बार हमारे परिवार की रेपुटेशन का सवाल है, और वैसे भी तू मिस्टर राठौड़ को नहीं जानती, लेकिन वो तो तुझे जानते हैं। वो आदमी जो उस दिन पार्टी में गिफ्ट्स लेकर आया था, वो जरूर तुझे वहां मिल जाएगा। अवनी, सोच जरा, जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे सकता है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बड़ी बात होगी। वो तेरे कहने पर यूं ही साइन कर देगा। ये बात सुनकर गौतम की आंखों में गहरी चमक आ चुकी थी। आज उसी के सामने उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ओह गॉड, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं जानती राठौर परिवार में से किसी को, और मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अवनी बार बार एक बात दोहराकर झुंझला चुकी थी। वो अगले ही पल अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गीता गुस्से में गौतम को देखने लगी। इस सब की वजह ये मनहूस आदमी है। पता नहीं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी जीते जी नरक बनाकर रखी है इस आदमी ने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बेटी लाखों में एक है। पता नहीं कैसे भगवान ने इस आदमी को अवनी के पल्ले बांध दिया। गौतम ने ये तीखी बातें सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया। ये नई बात नहीं थी कि हर मुसीबत की वजह लास्ट में गौतम को ही ठहरा दिया जाता था। मॉम, डैड, इस बार तो मेरी कोई गलती थी भी नहीं, आप फिर भी। चुप, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। गौतम तुरंत अवनी को देखने कमरे में चला गया। अवनी कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अवनी, तुम ठीक तो हो ना? गौतम, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुनते ही गौतम ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया और दरवाजे से बाहर चला गया। अवनी अब अपने को रोक नहीं पा रही थी। उसने गौतम के जाते ही गेट बंद कर दिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। अवनी के रोने की आवाज सुनते ही गौतम के कदम वहीं थम गए और वो गेट खटखटाने लगा। अवनी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर राठौर से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। मिस्टर राठौर, हर कोई मुझे उनसे बात करने के लिए क्यों कह रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ। और सबकी छोड़ो, तुम भी। गौतम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम भी चाहते हो कि मैं उस जोधपुर के राजकुमार से जाकर बात करूं? ठीक है, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, अब तो तुम दरवाजा खोलो, हम इस बात का कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। अवनी ने यह बात सुनकर अपनी चल गई। अगली सुबह गौतम जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गया। रात में लेट सोने से अवनी अभी तक सो रही थी, लेकिन तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही उठकर फोन चेक किया तो स्क्रीन पर दादी सा का नाम दिखाई दिया। दादी सा का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर गौतम अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। क्या हुआ? किसका फोन है? दादी सा का। लाओ, मैं बात करता हूँ। लेकिन गौतम। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गौतम ने अगले ही पल अवनी के हाथ से मोबाइल ले लिया। हेलो। तुम्हारी क्या आदत बन चुकी है लोगों के काम में टांग अड़ाने की? अवनी कहाँ है? वो अवतार ग्रुप जाने के लिए निकली नहीं? नहीं, अवनी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज वो रेस्ट कर रही है। वो आज कहीं नहीं जा रही है। तबीयत खराब हो या फिर वो मर ही क्यों ना रही हो,
उसे बोलो कि उसे अवतार ग्रुप तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं उसे अग्रवाल ग्रुप क्या जोधपुर में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कॉल काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये देखकर अवनी को टेंशन होने लगी। गौतम, ये क्या किया तुम? अवनी, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम घर पर बैठकर रेस्ट करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। ये बात कहते ही गौतम ने अवनी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और गौतम को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी अग्रवाल हाउस के हॉल में चक्कर काट रही थी। गौतम के अचानक फोन काट देने की बात से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। नील और शनाया चुपचाप खड़े होकर अपनी दादी को देख रहे थे। आखिर ये 2 कौड़ी के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? एक बार ये मामला सुलझने दो, इसे तो मैं बताऊंगी। गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर इसे पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। ये बात कहते हुए गायत्री देवी गुस्से में शनाया और नील को देखने लगी। दादी साहब प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। कैसे ना करूं गुस्सा? जिन लोगों की मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती थी वो मेरा फोन काट रहे हैं। इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज शांत रहिए। शनाया ने अगले ही पल टेबल से पानी का ग्लास उठाकर गायत्री देवी की तरफ बढ़ा दिया। गायत्री देवी पानी पीकर सोफे पर बैठ गई। आने वाली मुसीबत की टेंशन तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मेरा प्लान सही बैठा तो चेयरमैन खुद आपको अवतार बुलाएगा और भाई के साथ डील भी साइन करेगा। शनाया अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम घर का सारा काम करने के बाद मार्केट में सब्जी लेने आ चुका था। मार्केट पहुंचते ही उसे अभिनव का कॉल आ गया। उसने अगले ही पल कार साइड में खड़ी कर दी और कॉल उठा लिया। यस मिस्टर अभिनव। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ? कौन है और क्या नाम है उसका? सर इनका नाम शनाया है और इन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। शनाया? गौतम अभिनव से पूरी बात जान लेता है कि शनाया ने ऑफिस में ये बात कही है कि मिस्टर राठौड़ उसकी बहन को पसंद करते हैं और उसे अपनी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट बात करनी है राठौड़ जी से। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि ये शनाया का कोई खेल है या उसे सच में कुछ पता चल गया है, पर वो वजह जानने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी सच्चाई वो सही वक्त पर खुद अवनी को बताना चाहता था और आज सही वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अचानक शनाया का नाम सुनकर गौतम सक पका चुका था। वहीं अभिनव मोबाइल पर छाए सन्नाटे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर, क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? नहीं, उसे नंबर मत दीजिए। अगर कुछ जरूरी काम ही है तो मेरा मिलना ही ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, उसे आज शाम 7:30 बजे कैफे शीश महल आने के लिए कह दीजिए। मैं यहाँ से जाते हुए उससे भी मिल लूंगा। ओके सर। अभिनव ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वहीं कॉल कटते ही गौतम गहरी सोच में पड़ चुका था। उसे कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई सभी के सामने आ जाने का डर था। वहीं गौतम से बात करके अभिनव ने मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, सर ने आपको 7:30 बजे कैफे शीश महल आने को कहा है। वो शाम को वहीं से निकलेंगे तो आपसे भी मिल लेंगे। शनाया ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू। शनाया ने अगले ही पल टेबल से अपना बैग उठा लिया और घड़ी में टाइम देखने लगी। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था और साथ ही उसका राठौड़ परिवार से पहला इंटरेक्शन होने जा रहा था। वो तुरंत मॉल से अपने लिए एक ड्रेस लेने के लिए निकल गई। अभिनव इससे पहले कि कुछ कह पाता, शनाया जा चुकी थी। ये देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। अवतार से निकलकर शनाया बहुत बड़े से शॉपिंग मॉल में चली गई। शनाया मन ही मन बोली, दादी सा कोई गुड न्यूज बाद में ही दूंगी, पहले मैं तो देख लूं आखिर ये है कौन जो पूरी दुनिया को छोड़कर अवनी जैसी लड़की को दिल दे बैठा है और झट से मुझसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया है, ये जानकर मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूं। ये बात सोचते हुए शनाया ने शॉपिंग मॉल से एक बहुत महंगी ड्रेस ले ली
देखते ही देखते 6 बज चुके थे। शनाया 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो अगले ही पल कार लेकर कैफे शीश महल जाने के लिए निकल गई। कैफे शीश महल पहुंचते ही वो अपने आसपास देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। कैफे पूरी तरह से खाली था। खाली कैफे देखते ही वो कोने पर रखी टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली तो 7:30 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये देखकर वो अपने बाल ठीक करने लगी और कैफे के गेट को देखने लगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाल ठीक करते ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा 7:30 बज चुके थे। उसकी आंखों में गहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए चेयर से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गेट खुलते ही उसे पीठ किए हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो चारों तरफ से कैफे को देख रहा था। शनाया ये देखते ही उसके पास चली गई और उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उस आदमी की शक्ल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गौतम खड़ा था। शनाया अपने आप से चौंक कर बोली, क्या गौतम राठौड़ परिवार से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फटीचर आदमी की तो सुमेर पैलेस में झाड़ू लगाने की भी औकात नहीं है। ये कैसे? मैं भी क्या सोच रही हूं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को हैरान देखकर गौतम को भी कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। मैं पूछ सकती हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है इतने महंगे कैफे में आने की? सॉरी, लेकिन तुम किसी का वेट कर रही थी क्या? हाँ, और तुमने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। कम से कम अंदर आने से पहले अपनी औकात तो देख लेते। मैं बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलने आई हूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम गहरी सांस लेकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शनाया के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो समझ चुका था कि अभी तक उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चली थी। मैं तो यहाँ पास के ही मार्केट में आया हुआ था, बस तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया तो यहाँ चला आया। वैसे कौन से स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हो? जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी मिल लूंगा। शनाया फिर गुस्से से बोली, तुम अपना दिमाग क्या घर पर रख कर आए हो? मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ मिस्टर राठौड़ से मिलने आई हूँ। उन्होंने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। हाँ, वैसे तो तुम्हारा सरनेम भी राठौड़ ही है ना, लेकिन देखो तुम खुद को, तुम कहां और राठौड़ परिवार के छोटे हुक्म कहां। सरनेम देखकर कभी खुद को उनसे कंपेयर मत कर लेना। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो, क्योंकि मुझसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कोई बात नहीं छुपी है। एक के बाद एक अग्रवाल हाउस में इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, उसे तो संभाल नहीं पा रहे और मेरे बारे में बोल रही हो। ये बात सुनते ही शनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि गौतम कभी उसे इस तरह से जवाब देगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं कि निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। गेट आउट। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताना? मुझे? और वो भी तुम्हें यहां से निकालने के लिए? निकलो यहां से अभी के अभी, नहीं तो तुम्हें यहां खड़ा रहने के लिए पछताना पड़ेगा। ये बात सुनते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। लेकिन शनाया की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा था। गौतम के जाते ही वो घड़ी में टाइम देखने लगी। ओहो, 8 बज गए। इस फालतू आदमी के साथ बात करने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मिस्टर राठौड़ आते ही होंगे। ये बात कहते हुए शनाया वापस जाकर उसी टेबल पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम कैफे से निकलते ही अपनी कार में जाकर बैठ गया, लेकिन कार चालू करने से पहले ही उसके पास अभिनव का कॉल आ गया। यस मिस्टर अभिनव। सर, आपने मिस शनाया से बात कर ली? हाँ, और उससे बात करके मेरे सिर में दर्द होने लगा है। वो आपसे झूठ बोलकर मेरा नंबर मांगने आई थी। और एक बात गौर से सुनो, वो मेरी पत्नी की वेल विशर नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि उसे मेरे नाम पर कभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। आपको थोड़ा और समझदारी दिखानी होगी मिस्टर अभिनव। किसी भी अरे गहरे के लिए आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब अग्रवाल परिवार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। गौतम ने
अगले ही पल कॉल काट दिया और घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कैफे में ही बैठकर मिस्टर राठौड़ के आने का वेट कर रही थी। देखते ही देखते 11 बज चुके थे और कैफे बंद होने का टाइम भी हो चुका था। कैफे बंद होने के बाद भी शनाया अपनी कार में बैठकर लगातार वेट करती रही। 12 बज चुके थे और अब शनाया पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। उस चेयरमैन ने मुझे 7:30 का टाइम बताया था और अब 12 बजने को हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आज मिस्टर राठौड़ से मिले बिना तो नहीं जाने वाली, फिर चाहे मुझे आज पूरी रात ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। शनाया ने पूरी रात कैफे के बाहर रुकने का मन बना लिया था। वहीं गायत्री देवी शनाया के घर ना आने की वजह से चिंतित थी। उन्होंने उसी वक्त शनाया को कॉल कर दिया। शनाया बेटा, कहाँ हो? 12 बज रहे हैं। दादी साहब, मैं जहां भी हूं ठीक हूं, आप सो जाइए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। गायत्री देवी का सिर फटा जा रहा था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। कॉल कटते ही शनाया खाली सड़क को देखने लगी। उसकी आंखों में अभी तक उम्मीद दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई। सुबह होते ही शनाया कार के पास खड़ी होकर गुस्से में आसपास देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने गुस्से में अभिनव को कॉल कर दिया। मिस्टर अभिनव, ये क्या मजाक है? आपने कहा था कि मिस्टर राठौड़ 7:30 बजे मुझसे मिलने आएंगे। मैं पूरी रात इस कैफे के बाहर खड़ी होकर उनका वेट करती रही, लेकिन वो मुझे दिखाई तक नहीं दिए। आपको पता है, आपकी इस हरकत की वजह से। मिस शनाया, पहले तो मुझसे ढंग से बात कीजिए, और रही बात सर के ना आने की, तो अगर वो नहीं आए तो इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो आपके सामने ही बात की थी। तुमसे ढंग से बात करूं? तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, समझे? क्या कहा आपने? मेरी औकात? मुझे मेरी औकात अच्छे से मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि कल आप झूठ बोलकर मेरे कैबिन में आई थी। सच कहूं तो मेरे सामने आपकी कोई औकात नहीं है। आइंदा मैरियट में कदम रखने से पहले 10 बार सोच लेना। इतना कहते ही अभिनव ने गुस्से में फोन काट दिया। शनाया की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने उसी वक्त गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर दे मारा। वहीं गौतम घर का सारा काम खत्म करके अवनी के लिए सूप बनाता है। अवनी अभी भी टेंशन में है कि वो क्या करे। अगर उसने मैरियट जाकर मिस्टर राठौड़ से बात नहीं की तो दादी सा उसे कहीं भी काम नहीं करने देगी, और अगर उसने काम नहीं किया तो अपने घर की छोटी बड़ी जरूरतें कैसे पूरी करेगी? कमाने वाली वो अकेली थी और खाने वाले 4। इस बात को सोच सोच कर अवनी की तबीयत खराब हो रही थी। ये देखकर गौतम और चुप नहीं रह सकता था। अवनी, सूप पी लो। आई प्रॉमिस यू, जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है उनकी हालत जल्दी तुमसे बुरी होगी। पता नहीं क्या करूं गौतम। शायद मुझे मिस्टर राठौर से एक बार बात करने का ट्राई करना चाहिए। क्या तुम सच में बात करना चाहती हो मिस्टर राठौर से? गौतम अवनी की आंखों में झांकता है और अवनी धीरे से सिर हिलाते हुए ना कहती है। तुम्हें मिस्टर राठौर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच अवनी। दादी सा तुमसे खुद माफी मांगेंगी और तुम्हें अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। बस एक रात और। गौतम के कॉन्फिडेंस से पता नहीं क्यों अवनी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद कल की सुबह कुछ अच्छी खबर लाएगी, और वो सूप पीने लगती है। गौतम अवनी को सूप पिलाकर किचन में रात के बर्तन साफ करना शुरू करता है। भले ही वो उस वक्त एक नौकर की तरह घर का काम कर रहा था, पर और कहीं गौतम के कहे इशारे पर अभिनव अपना काम कर रहा था। अभिनव रात होते ही गौतम को मैसेज करता है। गौतम उस मैसेज को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि अवनी तो सो गई, पर उसके दुश्मन आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ठीक जैसा गौतम ने सोचा था वैसा ही हाल था सबका अग्रवाल हाउस में, जहां गायत्री देवी मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। वो सुबह से अवनी का कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन अवनी का फोन लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अब धीरे धीरे गायत्री देवी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वहीं नील पास में ही खड़ा होकर अपनी दादी को देख रहा था। वो मौके की नजाकत को समझ चुका था। इस लड़की का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं ये अवतार गई भी है कि नहीं। ना ही इसका फोन लग रहा है और ना ही इसने खुद फोन किया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लड़की के इतने पर निकल आएंगे। दादी साहब, जब से हमने उससे मदद मांगी तब से उसके और ज्यादा भाव बढ़ गए हैं।
देखा ना, कल सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी और उस घर जमाई की भी आजकल बहुत जुबान चल रही है। कुछ दिन खैर मनाने दो इन लोगों को, फिर इस गलती की इन दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये गीता के साथ साथ अनिल भी देखेगा। अनिल शायद भूल गया है कि जब उसकी माँ को गुस्सा आता है तब वो सामने देखती नहीं कि कौन खड़ा है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कहती, उन्हें दरवाजे से शनाया आती हुई दिखी। शनाया को देखते ही वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई। पूरी रात कहाँ थी शनाया? बात हुई चेयरमैन से? शनाया ने समझाते हुए कहा, हाँ दादी सा, और कल शीश महल कैफे में मिस्टर राठौड़ मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं टाइम पर पहुंच गई थी। फिर न जाने वो घर जमाई गौतम कहां से आ गया। उसे जैसे तैसे मैंने वहां से भगाया, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मिस्टर राठौड़ नहीं आए। गायत्री देवी ने यह बात सुनी तो सुनते ही अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। उनका शरीर गर्म और आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर इस गौतम की इतनी मजाल। क्या लगता है अवनी को कि गायत्री देवी उससे भीख मांगेगी? वो अब अपने फटीचर पति को आगे करने लगी है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ बोलती, नील उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में चल रही न्यूज की आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। क्या हुआ नील? ये किसकी न्यूज सुन रहे हो? गायत्री देवी की बात सुनते ही नील ने अपना मोबाइल उन्हें दे दिया। मोबाइल में अब तक न्यूज चल रही थी। गायत्री देवी, जिनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत नाम है, जो हाल ही में मैरियट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी, उनके बारे में अभी अभी एक न्यूज पता चली है। आज सुबह ही मैरियट के चेयरमैन ने हमें बताया कि मिस गायत्री देवी ने कंपनी के साथ बहुत फ्रॉड किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मैरियट के आने वाले डिजाइन में हेराफेरी करके कंपनी को धोखा देने की कोशिश की है। जी हां, इस खबर के सामने आने के बाद जोधपुर की बड़ी बड़ी कंपनियों में हलचल मच गई है। सभी कंपनियों के मालिक गायत्री देवी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैरियट के चेयरमैन से बातचीत के दौरान चेयरमैन ने यह चिंता जाहिर की कि अग्रवाल ग्रुप शायद पहले से सारे फ्रॉड करता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन होगा मिस्टर अभिनव का जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये न्यूज सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बरसों से बनाई हुई इज्जत की 1 मिनट में धज्जियां उड़ चुकी थी। देखते ही देखते गायत्री देवी के हाथ से मोबाइल छूट गया और वो खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। ये नहीं हो सकता, नहीं। गायत्री देवी की हालत देखते ही नील और शनाया उन्हें संभालने के लिए आगे आ गए। दादी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हमें चोरी का इल्जाम वापस अवनी पर ही लगा देंगे और बोल देंगे कि डिजाइन उसी ने चुराया था और फिर हमारा नाम ले रही है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी ने गुस्से में नील के गाल पर चांटा जड़ दिया। तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? यहाँ लोग मेरी रेपुटेशन पर सवाल उठा रहे और इस वक्त भी तुम बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। क्या कहोगे जाकर? तुम्हारा उस डिजाइन पर नाम लिखा है, भूल गए क्या? वो अब अवनी का नहीं, तुम्हारा डिजाइन है। सबसे पहले तो मुझे इस अवनी से मिलना है। इस लड़की ने कल से मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। शनाया तुरंत बोली, लेकिन दादी, आपको नहीं लगता कि आपके बार बार वहां जाने से उन लोगों के भाव बढ़ जाएंगे? कभी कभी काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए वक्त आ गया है गधे को बाप बनाने का। ये कहते हुए गायत्री देवी शनाया और नील को लेकर अवनी के घर की तरफ निकल गई। घर का दरवाजा बंद देखते ही वो डोरबेल बजाने के लिए आगे बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही उन्हें सामने गौतम खड़ा दिखा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने से हटो, मुझे अवनी से बात करनी है। अवनी इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती है, बाद में आना। ये बात कहते हुए गौतम ने गायत्री देवी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही गायत्री देवी गुस्से में अपने आसपास देखने लगी। शनाया गुस्से में बोली, दादी साहब, मैंने कहा था कि इस आदमी के बहुत पर निकल आए हैं। गायत्री देवी ने बिना कोई जवाब दिए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे की जोरों की आवाज सुनते ही गीता दौड़ते हुए दरवाजा खोलने चली आई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसने तुरंत झूठी खातिरदारी शुरू कर दी। अरे मासा, आइए आइए। गायत्री देवी उसी वक्त
गुस्से में नील और शनाया को लेकर अंदर आ गईं। अपनी दादी सा के आने की खबर सुनते ही अवनी भी बिना वक्त गंवाए अपने कमरे से बाहर चली आई। अवनी के आते ही गायत्री देवी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अवनी बेटा, मुझे माफ कर दो। कल पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई, लेकिन अब तुझे मैरियट जाने की जरूरत नहीं। तू हमारी कंपनी में ही। इससे पहले कि अवनी आगे कुछ आकर कह पाती, गौतम ने गायत्री देवी की बात काटकर जवाब दिया। दादी सा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। ऐसे गोल गोल बातें घुमाने से क्या मतलब? कल तक अवनी को कुछ हो जाए उससे भी आपको मतलब नहीं था, और आज आप चिंता जाहिर कर रही हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं। नील गुस्से में बोला, तुझे दादी सास से बात करने की तमीज नहीं है क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। ये बात सुनते ही गौतम नील के पास चला गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो, और उसके बावजूद तुम्हारी आंखों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। ये अग्रवाल ग्रुप नहीं है, ये हमारा घर है। इसलिए आगे कुछ भी बोलो तो पहले अच्छे से सोच लेना, कहीं तुम्हें अपनी बात पर पछताना ना पड़े। ये बात सुनते ही नील ने अपना हाथ कसा। वो गौतम को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त गायत्री देवी ने उसे आंख के इशारे से रोक दिया। मुझे तुम्हारी इस बकवास का जवाब नहीं देना। नील अगले ही पल हॉल के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर अवनी से कहा, अवनी, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार की मदद करना चाहती हो या फिर इसी तरह अपनी जिद पर बने रहना है? अवनी बिना कुछ जवाब दिए खामोश खड़ी रही। गीता की भी इस वक्त आगे आकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम ने कहा, ठीक है, आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, जो डिजाइन आप लोगों ने मिलकर चुराया है वो आप वापस अवनी को देंगे। दूसरा, नील ऑफिस में सब लोगों को सच बताएगा और सबके सामने अवनी से माफी भी मांगेगा। और तीसरी, डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट भी अवनी को ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी 2 शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन तीसरी शर्त नहीं मान सकती। अवनी डिजाइन डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये सिर्फ आपको लगता है। अगर आप ये शर्त मानने को तैयार नहीं है तो फिर सॉरी, अवनी भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी तीखी नजरों से गीता को देखने लगी। गीता का तो मानो गला ही सूख गया। इससे पहले कि वो आगे आकर कुछ कहती, अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम गायत्री देवी से इस तरह आंखें मिलाकर बात कर पाएगा। और दादी सा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैरियट चेयरमैन सर को पहले से पता है कि वो डिजाइन नील ने नहीं अवनी ने बनाया है। इसलिए चेयरमैन सर ने खुद अवनी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवनी की एनुअल सैलरी 30 लाख है। मैं तो आपको बस परखना चाहता था, लेकिन आज भी आप यहाँ अपने मतलब के लिए ही आई हैं। सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आई हैं, क्योंकि मार्केट में आपका नाम जो खराब हो गया। तो अब बताइए, अवनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर अग्रवाल ग्रुप क्यों ज्वाइन करेगी? ये बात कहते हुए गौतम ने अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर गायत्री देवी को दे दिया। लेटर देखकर और सैलरी सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही अवनी और गीता भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम अपनी बात कहते हुए सभी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इसलिए दादी सा, ना अवनी को आपकी मदद की जरूरत है और ना ही वो अग्रवाल ग्रुप का नाम बचाने में कोई मदद कर सकती है। अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, लेकिन अब आप जा सकती हैं, और जिन लोगों को आप साथ में लाई थी उन्हें भी साथ में ले जाइएगा। थैंक यू। गौतम ने अपनी बात खत्म कर गेट की तरफ इशारा कर दिया। गीता ने उसी वक्त आगे आकर कहा, गौतम, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मॉम, गौतम ठीक कह रहा है। अवनी बेटा, समझने की कोशिश करो, अपनी दादी सास से कैसा बदला। अग्रवाल ग्रुप हमारे परिवार की कंपनी है, आखिर तुम उसे छोड़कर मैरियट क्यों? इससे पहले कि गीता आगे कुछ कहती, अवनी ने उसी वक्त गीता का हाथ पकड़ लिया और गायत्री देवी को गुस्से में देखने लगी। अवनी बेटा, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है तो तुम मुझे 4 बातें सुना सकती हो, मैं खुशी खुशी वो कड़वी बातें सुन लूंगी।
लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो बिजनेस इंडस्ट्री में मेरी बनी बनाई रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और रही बात सैलरी की, तो अग्रवाल ग्रुप तुम्हारी सैलरी बढ़ाने को तैयार है। ठीक है दादी साहब, लेकिन एक बात और, इस बार गौतम मेरा पर्सनल असिस्टेंट होगा। मंजूर है। ये बात सुनकर गौतम की आंखें खुशी से खिलखिला उठी। वहीं गायत्री देवी ने तुरंत नील को इशारा कर दिया। नील अनमने भाव से बोला, फाइन, कल से अवनी अग्रवाल ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर है और उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। और मैं सबके सामने माफी भी मांग लूंगा। और हाँ, साथ में अपॉलॉजी लेटर मैरिट में भी दे दूंगा। खुश नील गौतम और अवनी को देखने लगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, गायत्री देवी मौका देखकर आगे आ गई। अब तो सब ठीक हो गया, तो फिर तुम अग्रवाल ग्रुप की तरफ से मैरियट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना अवनी बेटा। ठीक है दादी, मैं अपने पैन के साथ आ जाऊंगी। अवनी ये कहकर गौतम को देखने लगी। ये सुनकर गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और अगले ही पल दरवाजे से बाहर निकल गई। नील और शनाया गौतम को गुस्से में देखते हुए बाहर चले गए। हॉल में सन्नाटा छा चुका था। गीता को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम, एक बार रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम अवनी के पीछे पीछे चला गया। गौतम, तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी, मैंने झूठ बोला था, ये लेटर फेक है। मैंने सेम टू सेम अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी बनवाई थी। क्या? अवनी अगले ही पल उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो खुशी छाई थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।